आप जाकर के तोप खरीद लीजिए, गोले खरीद लीजिए, मिसाइल खरीद लीजिए या फाइटर जेट खरीद लीजिए। इसके लिए पैसा आईएमएफ नहीं देती। अब अगर, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के नाम पर पैसे साइफन ऑफ करेगी और वहां से कुछ ना कुछ आधार बना करके किसी ने कंपनी के माध्यम से फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन किसी को बना करके पैसे को इधर से उधर कर सकती है। ये भारत का एप्रीहेंशन है और भारत ने अपना एप्रीहेंशन जताया और वोटिंग से एब्सटेन किया, वोट नहीं दिया। वोट देने से भी कोई फायदा नहीं था, तो इन्होंने, भारत ने अपनी नाराजगी जताई और एब्सटेन किया। वोट देते तब भी पाकिस्तान के ही फेवर में फैसला आता और $1 बिलियन उनको सैंक्शन हो सकता। लेकिन आप इसकी गलतफहमी में ना रहें, इस पैसे का कोई महत्व नहीं है। पाकिस्तान और कर्ज में डूब गया है पूरी तरह से। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने या भारत के सामने कि भारत उसे पैसे देने से रुकवा सकती थी, इसका बहुत ज्यादा मोल नहीं है, बहुत ज्यादा महत्व। पाकिस्तान $1 बिलियन से क्या उखाड़ देगा, कुछ भी नहीं कर पाए। भारत के सामने भारत की इकोनॉमी, जैसा मैंने आपको बताया कि आईएमएफ से भारत उस तरह से अब पैसा लेती भी नहीं है। 1993 से ही भारत धीरे धीरे आईएमएफ के जितने लोन थे उसको उन्होंने चुकता कर दिया और एक प्रकार से आईएमएफ के लोन के बर्डन से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निकल चुकी है। छोटे मोटे इक्के दुक्के अगर चल रहे हो तो चल रहे। ये हैसियत है भारत की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, उस ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल उठता है, आज मैं जिसके तरफ इशारा करना चाहता हूं उसे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। जो 25 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उस बोर्ड में दखल किन किन लोगों का रहता है। इस बात को समझने के लिए आपको अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंटरनेशनल मॉनेटरी कंट्रोल, फंड छोड़ दीजिए, कंट्रोल कहां से होता है, कौन करता है, इसमें बिजनेस घरानों की क्या भूमिका है और सरकारों की क्या भूमिका है, ये बेहद महत्वपूर्ण। अब जो मैं आपको इशारा कर रहा हूं उस पर ध्यान से सुनिए। और इसी बात को लगातार हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को और हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो बड़े लोग हैं लाइक आरबीआई, इन सबको आगाह भी करते रहे, बताते भी रहे कि हमारे यहां अंतरराष्ट्रीय मोल घुसे हुए हैं, उसको पहचानने की जरूरत है। वो एक ऐसा लाइसेंसर है जो एक बिजनेसमैन के रूप में पूरी दुनिया में या कॉर्पोरेट टाइकून के रूप में स्टैब्लिश किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक कॉर्पोरेट टाइकून नहीं है। आज के दिन में वो एक बिजनेस लाइसेंसर है और दुनिया भर की सरकारों के साथ लियाजन का काम करती है और दुनिया भर के बिजनेसमैन के साथ लियाजन का काम करती है, उनसे पैसे निकलवाती है और अपना धंधा चला। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सर्वे सर्वा हैं बिल गेट्स। आप हैरान हो जाएंगे कि मैं यकायक बिल गेट्स को यहां पर कैसे ला रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक जो है, इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक, वो पूरी तरह से नजर रखती है दुनिया भर के फेडरल बैंक पे। जैसे हमारे यहां जो आरबीआई है उस पर उनकी नजर रहती है। इस प्रकार से अमेरिकी फेडरल बैंक या ब्रिटेन का जो फेडरल बैंक है वो, और ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए एक जगह है, उसका नाम है इंग्लैंड और उसका नाम है लंदन। वहां से ये सारा कारोबार कंट्रोल होता है और अब अमेरिका में वॉशिंगटन चले जाएं या न्यूयॉर्क चले जाएं, वहां से कंट्रोल होता है। और ये जो बड़े 13-14 बिजनेस फैमिलीज हैं बड़े, वो इन बैंकों को नियंत्रित करती है। उनका भी कंट्रीब्यूशन है इन बैंकों में। जैसे वर्ल्ड बैंक को बिल एंड मिलिंडा गेट्स भी कंट्रीब्यूट करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी बिल एंड मिलिंडा गेट्स कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मद उसका अलग है। किस सेक्टर में वो मदद करता है? तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने क्या किया,
कि हम तो साहब क्लाइमेट चेंज के लिए फंड करेंगे, क्लाइमेट चेंज का सोच, रिसर्च, उसको ठीक करने के लिए हम फंड करेंगे, और दूसरा हम हेल्थ केयर को दुरुस्त करने के लिए फंड करेंगे। कोविड के दौरान इस शख्स ने आईएमएफ को भी एक्सप्लॉइट किया और वर्ल्ड बैंक को भी एक्सप्लॉइट किया, और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सबको मिला करके ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन ऑफ वैक्सीन जो है, गाबी, एक अलग संस्था बना, और वहीं से यूएनओ की ही एक संस्था है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पीछे सोरोस की ओपन सोसाइटी, जो फंड कर रही है डब्ल्यूएचओ को, जो फंड कर रही है आईएमएफ को, जो फंड कर रही है वर्ल्ड बैंक, अलग अलग मद में कर रही है। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान को पैसा मिला है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रीबिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए, क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए, लेकिन हमें डर है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने में कर सकता है। ठीक उसी प्रकार बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, या सोरोस का ओपन सोसाइटी, या रॉकफेलर का फाउंडेशन, या फोर्ड फाउंडेशन, ये सारे फाउंडेशंस जो फंड करते हैं ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, वो करते तो हैं अपने मद में, लेकिन एजेंडा वहां कुछ और रहता है। अब आप कहेंगे कि आईएमएफ ने ये लोन क्यों डिसबर्स किया? अमेरिका की वो लॉबी, वो हथियार लॉबी, जो चाहती है कि पाकिस्तान भी खड़ा रहे और भारत से लड़ाई लड़ता रहे। भारत इस बार रास्ता बिल्कुल अलग किया है, और भारत ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को उसकी औकात बता के रखेंगे, और माननीय मोदी जी इस बात से अब पूरी तरह से सहमत हैं। हमारे जैसे लोग उनको सूचनाएं दे रहे हैं कि आपका दोस्त बनकर बहुत सारे लोग आपसे दुश्मनी निकालेंगे, आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे, आपको अलर्ट रहना है। ये इन सारे लोगों ने वहां पर लॉबिंग की है, और ओपन सोसाइटी के लोग, जो सोरोस के लोग हैं, इनके दलाल वहां पे घूम रहे हैं आईएमएफ में, और उन्होंने उनको प्रमोट करने के लिए वो धंधा किया, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भारत अपने इलाके में स्टेबलाइज रहे। जैसे ही स्टेबलाइज रहेगा, हमारी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट होगी, और फिर हम टॉप पर भी पहुंच सकते हैं। हम अमेरिका और चाइना को इतनी जल्दी से कष्ट नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर हमारी रफ्तार ठीक रही तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र होंगे, तो होंगे। हमारे अंदर वो सारी काबिलियत है, और प्रधानमंत्री जी उस दिशा में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को हमें सिर्फ अलर्ट करना है। उनकी अभी आलोचना करने के लिए जयराम रमेश की तरह और गौरव गोगोई की तरह पॉलिटिक्स नहीं करनी है, उन्हें बताना है। और प्रधानमंत्री जी जियो पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए बड़ी चतुराई से काम कर रहे हैं। जहां ये मोल इस तरह से घुसा हुआ था, अब मैं उसका एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। अमेरिका में कल मैं इसके ऊपर एक कार्यक्रम करने वाला हूं कि कैसे